का मीनिंग क्या है? आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज का मतलब होता है रिस्क फ्री। रिस्क फ्री एक ऐसा काम, एक ऐसी एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं जो कि रिस्क फ्री है, जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, राइट। और जब कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज। देखिए हम बिजनेस में अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, कुछ भी दैट इन्वॉल्व द रिस्क, whenever we earn anything that involves the risk। in fact अगर आप बैंक के अंदर एक एफडी भी लगाते हैं, अगर आप एफडी भी करते हैं लेट अस से 1 लाख रुपए की, जिसमें आपको कि सपोज करो 6% का ब्याज मिलता है, तो ये आपको लगता तो ऐसा है कि ये रिस्क फ्री है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट रिस्क फ्री। इट इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बैंकक्रप्ट ऑफ द बैंक। अगर बैंक ही बैंकक्रप्ट हो गया तो फिर आप क्या कर लोगे, है ना। तो आपको हो गया कि आरबीआई के पास जाएंगे, मान लो आपने 10 लाख की एफडी की है और आरबीआई कहता है आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द 5 लाख रुपीज़ पर पर्सन पर बैंक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन दैट। तो 5 लाख से ज़्यादा तो आरबीआई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फिर यानी कि सम काइंड ऑफ रिस्क इज ऑल्सो देयर इन द इन्वेस्टमेंट इन द एफडी इन द बैंक। बट अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज आर्बिट्रेज। ठीक है। आपको सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दे रहा हूँ आर्बिट्रेज का मीनिंग क्या है। सपोज करो आप एक जिस प्लेस पर रहते हैं दैट इज प्लेस 1, प्लेस ए, और यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट, एक रॉ मटेरियल XYZ प्लास्टिक या कुछ भी जो है वो मिलता है 200 रुपये पर किलोग्राम। यू नो दिस, आपने देखा, आपको मालूम है, आपका दुकानदार यहाँ पर क्योंकि रहते हो, बहुत सारे लोग आपके जान पहचान के हैं XYZ। उसके बाद आप कहीं पर घूमने गए, राइट, और आप कहाँ घूमने गए? प्लेस बी में, राइट, और वहाँ पर आपने देखा इसी प्लास्टिक की जो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है, वहाँ पर आपको 300 रुपये पर किलोग्राम दिखे। आपको देखा लोग जो है वो 300 रुपये में इसको ट्रेड कर रहे हैं और बहुत आसानी से ट्रेड कर रहे हैं। तो आपके मन में कि लड्डू फूटेगा, क्या लड्डू फूटेगा? या क्यों ना ऐसा करें कि इनसे यहाँ पर 250 का ही रेट ले लेते हैं, 250 का रेट ले लेते हैं, और 250 का रेट लेकर अब देखो जिसको सामान 300 में मिल रहा है पर किलोग्राम, अगर आपको 250 दोगे तो वो आपको एडवांस पेमेंट भी करने को रेडी हो जाएगा। इससे एडवांस पेमेंट लेते हैं और साथ ही साथ फ़ोन पर ही अपने जानकर को ऑर्डर प्लेस करते हैं और बोलते हैं कि इस प्लेस पर, इस जगह पर इस पर्सन को सामान सेंड कर दो। जैसे आपने पैसे लिए, आपने फ़ोन पर इसको पेमेंट कर दी या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दी, इसने सामान भेजा, तो कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। बिजनेस में रिस्क क्या होता है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज करने के बाद वो बिकेगा नहीं बिकेगा, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है ना, नंबर 1। नंबर 2, बिकने के बाद क्या रिस्क होता है कि बिक गया सामान, उसके बदले में पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कब मिलेंगे, ये भी एक दूसरा रिस्क होता है ना। यहाँ पर आपने सारे के सारे रिस्क को ख़त्म कर दिया, पैसे एडवांस में ले लिए, प्लेस कर दिया ऑर्डर, और ऑर्डर जो है यहाँ पर डिस्पैच हो गया। सो नथिंग इज इन्वॉल्व, नो रिस्क इज इन्वॉल्व। सो दिस काइंड ऑफ द रिस्क इज कॉल्ड आर्बिट्रेज, और यू कैन से रिस्क फ्री। इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। सो अगर आपके पास रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेज गेन, और यू कैन से रिस्क फ्री गेन। और यही हम लोग आपके साथ सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर आर्बिट्रेज कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज हम आपके साथ सीखने जा रहे हैं पुट एंड कॉल के थ्रू। ठीक है, एक सिंपल सा आर्बिट्रेज का और एग्जांपल देता हूँ स्टॉक मार्केट के थ्रू। आपको मालूम होगा स्टॉक मार्केट में 2 तरह की एक्सचेंज होती हैं बड़ी बड़ी, और वो हैं BSE लिमिटेड और NSE लिमिटेड। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी एक शेयर, लाइक लेट अस से रिलायंस कंपनी का शेयर BSE पर अवेलेबल है 2510 रुपये का, तो यू विल सी कि NSE लिमिटेड पर ये शेयर आपके पास अवेलेबल है 2525 रुपये का। मतलब अगर आप बाय और सेल करते हो BSE पर 2510 में करोगे, और बाय और सेल करते हो NSE पर तो करोगे 2525 में। क्या कुछ आर्बिट्रेज गेन आपको दिख रहा है? यस, दिख रहा है। एक काम करते हैं कि यहाँ से बाय कर लेते हैं और यहाँ पर सेल कर देते हैं, तो सीधा सीधा इनका डिफरेंस यानी कि 15 रुपये आपकी जेब में। आर यू गेटिंग दिस? तो ये आपको दिख रहा है। हालांकि ये कर नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सेम डे में BSE लिमिटेड और NSE लिमिटेड में जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो सेटल नहीं कर सकते। आपने सुना होगा T+2 का इंडिया में कैलकुलेशन की जाती है। मीन्स जिस दिन में T स्टैंड फॉर द ट्रांजेक्शन एंड 2 स्टैंड फॉर द +2 days,
+2 days। मीन्स आप अगर 15 को कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें 2 दिन ऐड कर दो, तो वो ट्रांजेक्शन जो एक्चुअल में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी वो 17 को होगी। अगर आप 15th ऑफ एनी मंथ आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके अकाउंट में कब रिफ्लेक्ट होगी? 17 को। मीन्स 17 को आपके अकाउंट में शेयर डीमेट अकाउंट में आएगा और आपको 17 को ही पेमेंट भी पे करनी पड़ेगी। सो आप जो भी ट्रांजेक्शन आज करते हो उसका जो इफेक्ट है वो 2 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आता है और आपके पास से पेमेंट पे की जाती है। आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि इसको हम T+1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो डैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अभी फिलहाल T+2 में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस कंपनी अगर आप आज के डेट में 2510 में खरीद लोगे तो अभी कभी बेचोगे तो NSE पे नहीं बेच सकते जब तक कि ये आपके डीमेट में नहीं आ सकता। एक बार डीमेट अकाउंट के अंदर आने के बाद आप जहां मर्जी बेचो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आपने NSE पर आज खरीदा है तो आज ही आप NSE में अगर आपने BSE में आज खरीदा है तो आप NSE में सेल आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे समझो, देखो 2 तरह की मार्केट होती है। मार्केट 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आप एक नई गाड़ी परचेज करने जाते हो, आप एक न्यू कार परचेज करने जाते हो, न्यू कार। अब आप न्यू कार परचेज करोगे तो कहाँ से करोगे? शोरूम से। क्या शोरूम के अलावा या ऐसे कहो मारुति के किसी शोरूम के अलावा कहीं और से आप कार परचेज कर सकते हो? सपोज करो आप मारुति की कार परचेज कर रहे हो तो मारुति की कार तो मारुति के ऑथराइज शोरूम से ही करोगे, उसके अलावा तो कहीं से करोगे नहीं। जहाँ से भी करोगे वो आपको गलत सामान बेच रहा होगा। ठीक है, आपने पहली बार जो लेना है वो मारुति कंपनी से ही लेना है, चाहे शोरूम के थ्रू लो, कंपनी के थ्रू लो, गोडाउन के थ्रू लो, व्हाटएवर, आप कंपनी से ही माल लोगे। तो इसको ये जो आपने फर्स्ट टाइम लिया ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब आपके पास कोई मारुति कार है, आपके पास मारुति की कार है, अब इसको बेचना चाहते हो। अब बेचने के लिए क्या वापस उसी शोरूम में जाओगे? नहीं। अब आप कहाँ जाओगे बेचने के लिए? आप कहोगे हमारे पास अब बहुत सारी मार्केट हैं, हमारे पास करोड़ बाग मार्केट है, सरोजनी नगर मार्केट है, ऐसे मैंने कहा लाजपत नगर मार्केट है, XYZ बहुत सारी सेकेंड हैंड मार्केट अवेलेबल है। तो एक बार आपने अगर परचेज कर लिया तो उसके बाद आप इसको किसी भी मार्केट में सेल आउट कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? इसी तरह से जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है तो वो इशू करती है IPO के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर, या फिर FPO के थ्रू, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफर। अगर पहली बार कंपनी मार्केट में आ रही है, शेयर्स इशू कर रही है शेयर होल्डर्स को, तो उसको बोलते हैं IPO। अगर कंपनी ऑलरेडी IPO के थ्रू पहली बार पैसा जनरेट कर चुकी है और अब कंपनी को दोबारा से पैसा जनरेट करना है तो उसको बोलते हैं FPO। लाइक सपोज करो HDFC बैंक ने सपोज करो नए शेयर्स इशू करने हैं, तो HDFC बैंक जो है ऑलरेडी मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स को इशू शेयर्स कर चुका है। अब वो नए शेयर इशू करना चाहता है तो वो किसके थ्रू करेगा? FPO के थ्रू। ठीक है, और IPO क्या है? मान लो कि एक नया बैंक है, बिल्कुल नया बैंक, पहले मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करता था, अब नया बैंक आ गया है, इन्वॉल्व हो रहा है, अब वो शेयर्स इशू करना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफर। ठीक है, अब ये फर्दर पब्लिक ऑफर, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि जो पहली बार कंपनी ने शेयर्स इशू किए, चाहे IPO के थ्रू चाहे FPO के थ्रू, इस वाली मार्केट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। राइट, आपने जो है इन IPO में FPO में शेयर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अब आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर जब भी आते हैं तो कहाँ आते हैं? डीमेट अकाउंट के अंदर, डीमेट अकाउंट में आ गए। अब डीमेट अकाउंट के अंदर आने के बाद सपोज करो इसके बाद आप शेयर्स को बेचना चाहते हो, सेल आउट करना चाहते हो। अब सेल आउट करोगे तो वापस क्या कंपनी के पास जाओगे? क्या HDFC बैंक के पास वापस जाओगे कि भैया आपने मुझे शेयर दिए थे, अब मुझे मेरे शेयर वापस लो? नो, HDFC कहेगा भी इक्विटी शेयर सेल कर दिए, अब इसको ऑन गोइंग बेसिस पर आपके पास रहेंगे। बट अगर आप बेचना चाहते हो तो क्या करें? इसके लिए हम जाएंगे सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट में जो है हमारा जो सेकेंडरी मार्केट है वो कहाँ पर है? NSE लिमिटेड, BSE लिमिटेड। राइट, तो ये 2 मार्केट जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं
तो उसको आप या तो NSE में बेच सकते हो या BSE में, बट आपके अकाउंट में पहले शेयर्स होने चाहिए। डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, ऐसे ही आपके डीमैट अकाउंट में भी शेयर्स आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जब तक आए नहीं है तब तक जाएंगे भी नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि T+2 ट्रांजेक्शन होती है। तो अगर आपके अकाउंट के अंदर शेयर्स पहले नहीं है और आपने BSE लिमिटेड में शेयर्स बाई किए, तो आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में आएंगे तो जरूर, पर वो आएंगे कब? T+2 में। अब T+2 में आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे तो इसको आप बेच सकते हो NSE में, बट कब बेच सकते हो? T+2 के बाद, इससे पहले नहीं। T+2 के बाद तो बेच सकते हो, जब तक T+2 नहीं है तब तक इसको सेल आउट नहीं कर सकते दूसरे एक्सचेंज में, राइट। फिर ये आर्बिट्रेज हुआ कैसे? ये आर्बिट्रेज ऐसे हो सकता है, देखो समझने के लिए तो आसान है ना। अगर सपोज करो हमारे पास ये ऑथराइजेशन होती कि हम सेम किसी भी एक्सचेंज से खरीद कर उसी समय किसी दूसरे एक्सचेंज में बेच सकते, तो ये आर्बिट्रेज हो जाता। हम BSE से खरीदते और फटाफट NSE में बेच देते, राइट। बट ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि T+2 ट्रांजेक्शन इज देयर। तो ये आर्बिट्रेज कैसे होगा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी रिलायंस कंपनी का शेयर ऑलरेडी है। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रिलायंस कंपनी का शेयर है, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है शेयर, तो वो आप NSE या BSE दोनों जगह में कहीं पर भी बेच सकते हो, सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पर तो सेल कर दो और यहाँ पर बाय कर दो। आपने बेचा जो है वो कौन सा शेयर बेचा है? जो ऑलरेडी आपके डीमैट अकाउंट में था, वो आपने NSE में बेच दिया। और कहाँ से खरीद लिया? BSE में, राइट। हेयर वी आर एज्यूमिंग दैट ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज निल, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, राइट, या कोई टैक्सेस भी नहीं है। तो अगर हम सिर्फ इसकी वैल्यू को देखें तो आपने खरीदा 2510 में, और जो ऑलरेडी डीमैट अकाउंट में शेयर था वो आपने बेच दिया कहाँ पर? NSE में, राइट। तो आपके पास गेन अराइज हो गया। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस काइंड ऑफ गेन इज कॉल्ड आर्बिट्रेज गेन इन द स्टॉक मार्केट।